एनाटॉमी क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। चलिए देखते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टमक को गैस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक मस्कुलर बैग होता है जो डाइजेस्टिव ट्यूब का मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है और मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन देखते हैं ये कैसे है। यह एबो में कनेक्ट होता है लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से और बिलो में होता है डिओडिनम से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इस प्रकार एसोफेगस आता है और ऐसे स्टमक का निर्माण होता है, ये इस प्रकार है ना। तो ये एसोफेगस का क्या होगा, लोअर एंड होगा। तो ये लोअर एंड आकर क्या बनाता है, आगे स्टमक में का निर्माण करता है। तो इसके एबो साइड क्या होता है, ये एसोफेगस हो जाता है और ये लोअर साइड यहाँ से फिर डिओडेनम स्टार्ट होता है, डिओडेनम, है ना। तो इस प्रकार इस एसोफेगस और डिओडेनम के बीच में यह स्टमक लाई करता है। यह एक फूड रिजर्वायर के रूप में काम करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन भी होता है। लोकेशन की बात करते हैं तो यह ऑब्लिक लाई करता है अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। अपर साइड रहेगा एंड लेफ्ट पार्ट में। 9 रीजन में देखते हैं तो 9 रीजन में एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यह लाई करता है। तो एब्डोमेन को हमने 9 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। बीच वाला ये हो गया अम्बिलिकल, ये एपिगैस्ट्रिक हो गया, ये हाइपोगैस्ट्रिक हो गया, ये हाइपोकॉन्ड्रियम राइट और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो एसोफेगस का डिस्टेंशन क्या होता है, ये एपिगैस्ट्रिक में रहेगा यहाँ इस प्रकार और कुछ मात्रा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार यहाँ ऐसे और कुछ अम्बिलिकल रीजन में, तो यहाँ ये अम्बिलिकल रीजन में। तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और अम्बिलिकल रीजन, इन 3 रीजन को यह कवर करके रखता है। नेक्स्ट है इसका शेप। यह जे शेप्ड का खाली जब होता है तो यह जे शेप्ड का होता है और जब यह पार्सली डिस्टेंडेड होता है तो पिरीफॉर्म शेप का बनता है। ओबेस पर्सन में यह मोर हॉरिजॉन्टली लाई होता है। साइज और कैपेसिटी की बात करते हैं तो स्टमक मोस्टली डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। यह 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इसमें कैपेसिटी देखते हैं तो कैपेसिटी में यह बर्थ के समय में 1 ऑन्स या 30 ml की कैपेसिटी वाला होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फिर यह 1 लीटर की कैपेसिटी वाला होता है और एडल्टहुड में यह 1.5 लीटर से 2 लीटर की कैपेसिटी वाला होता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। स्टमक में पहले देखते हैं 2 ओरिफिस पाए जाते हैं। ओरिफिस को क्या कहा जाता है, ओपनिंग भी कहा जाता है। पहला होता है कार्डिक ओरिफिस, दूसरा होता है पाइलोरिक ओरिफिस। इसमें 2 कर्वेचर्स पाए जाते हैं या फिर इसे 2 बॉर्डर कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है, लेजर कर्वेचर और क्रेटर कर्वेचर। 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस या जिसे एंटेरो सुपीरियर सरफेस कहा जाता है और पोस्टीरियर सरफेस जिसे पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट है ओरिफिस के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। 2 ओरिफिस हमने देखा है ना। ओरिफिस क्या होता है, एसोफेगस का जो कार्डियक ओरिफिस, पहला होता है कार्डियक ओरिफिस और दूसरा होता है पाइलोरिक ओरिफिस। तो कार्डियक ओरिफिस क्या होता है, यह एसोफेगस का लोअर पार्ट होता है। जहाँ ये यहाँ से एसोफेगस इस प्रकार ख़त्म हुआ तो ये वाला पार्ट होता है कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक ओरिफिस।
इस प्रकार स्टमक है, तो ये लोअर एसोफेगस का लोअर एंड कार्डियक ओरिफिस कहलाता है। यह कॉस्टल कार्टिलेज 7 के जस्ट बिहाइंड में होता है, जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ ज्वाइंट होता है वह स्टर्नम के साथ। ठीक है, तो 7th कॉस्टल कार्टिलेज लेफ्ट साइड में, तो ये मिड हो गया, स्टर्नम हो गया, तो ये 7th का हो जाएगा, जहाँ कॉस्टल कार्टिलेज का जो जंक्शन पॉइंट होगा लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर दूरी होता है। यहाँ हमको कार्डियक ओरिफिस मिलता है इस रीजन में। इसका लेवल होता है T11, थोरेसिक 11 के लेवल में यह हमें मिलता है। देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल एविडेंस ऑन इंफेक्टिंग। दूसरी बात, कार्डियक ओरिफिस जो कहा जाता है इस प्रकार, यहाँ एक इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर मतलब कि यहाँ से केवल एंट्री होने देगा, कोई भी फूड या फूड कंटेंट को यह एंटर करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगा, केवल वन वे एंट्री होती है और अदर सेकेंड वे एंट्री नहीं होती, तो इसे क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं। तो यहाँ हमें एनाटॉमिकली कोई इंस्पेक्टर नहीं दिखाई देगा, बट फिजियोलॉजी की यहाँ इंस्पेक्टर एक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पाइलोरिक ओरिफिस। पाइलोरिक ओरिफिस क्या होता है, यह ड्यूडेनम में ओपन होता है। देखिए अब ये आया, ये स्टमक बन गया, ये ऐसे है ना, ये ड्यूडेनम। तो जो कार्डियक ओरिफिस होता है जहाँ एसोफेगस एंड होता है और जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, ये वाला पॉइंट कहलाता है पाइलोरिक ओरिफिस। यह भी वन वे ही वर्क करता है। ठीक है, फूड कंटेंट इधर से इधर आ सकते हैं, बट इधर से इधर नहीं जा सकते। एम्प्टी स्टमक और सुपाइन की पोजीशन में यह मीडियन प्लेन से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड की होता है। ये देखिए, पहले हमने देखा ये लेफ्ट साइड होता है, अब कार्डियक ओरिफिस लेफ्ट साइड होता है, लेकिन पाइलोरिक ओरिफिस राइट साइड होता है। कैसा, मीडियन प्लेन से 1.2 सेंटीमीटर। और यह L1 लेवल या फिर ट्रांस पाइलोरिक प्लेन के लेवल में होता है। पाइलोरिक ओरिफिस के कारण ही इसे पाइलोरिक ट्रांस पाइलोरिक प्लेन कहा जाता है। हमने एब्डोमेन के 9 रीजन जब किया था तब हमने देखा था। 2 कर्वेचर पढ़े थे, एक लेज़र कर्वेचर पढ़ा था और एक ग्रेटर कर्वेचर। लेज़र कर्वेचर हमने पहले भी देखा था, जनरली ये हम पढ़े थे आपके ग्रेटर मोमेंटम और लेज़र मोमेंटम के बिहाफ में। तो ये जो बड़ा वाला कर्व होता है ये ग्रेटर कर्वेचर होता है और ये लेज़र कर्वेचर होता है। ये एसोफेगस का राइट बॉर्डर नीचे क्या बनाता है, लेज़र कर्वेचर बनाता है, और यह अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेज़र मोमेंटम का, ये तो हम सभी जानते हैं। इस पोजीशन में एक एंगुलर नॉच होता है, या इसे इंसिस्यूरा एंगुलरिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर कॉन्वेक्स होता है और ये फिर ये स्टमक का लेफ्ट बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू ग्रेटर मोमेंटम। अब इसमें अटैचमेंट देखते हैं, तो यहाँ से एक ग्रेटर मोमेंटम का अटैचमेंट होगा, दूसरा गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट का अटैचमेंट होगा, और तीसरा होता है गैस्ट्रोफ्लेनिक लिगामेंट का। ग्रेटर मोमेंटम तो हम सब ने पढ़ा है, फिर गैस्ट्रो स्प्लेनिक, गैस्ट्रम और पीछे क्या होता है, इधर स्प्लीन होता है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा ये ग्रेटर कर्वेचर है। ये ग्रेटर कर्वेचर से जो स्प्लीन में जाएगा वो गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट, और जो फ्रेनिक नीचे क्या होता है इस प्रकार डायफ्राम, यहाँ होता है ना डायफ्राम, तो गैस्ट्रम से ये डायफ्राम के लिए एक लिगामेंट होगा, उसको गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट कहते हैं। Its upper end and greater curvature presents the cardiac notch, और
इसमें फिर ये ऊपर में ये पोजीशन में क्या होता है, कार्डियक नॉच पाया जाता है, जो कि एसोफेगस और स्टमक के फंडस को अलग अलग सेपरेट करता है। नेक्स्ट है सरफेस। हमने दो सरफेस देखा, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को एंटेरो सुपीरियर सरफेस भी कहा जाता है, जो फेसेस फॉरवर्ड और अपवर्ड होता है, जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो बैकवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है। दो पार्ट होता है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहलाता है कार्डियक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। कार्डियक पार्ट को फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं, फंडस और बॉडी में। और पाइलोरिक पार्ट को डिवाइड किया जाता है पाइलोरिक एट्रम में और पाइलोरिक कैनाल में। कार्डियक पार्ट पढ़ते हैं या फिर कार्डियक इन पढ़ते हैं। कार्डियक इन को फिर दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन सा, फंडस और बॉडी। फंडस कैसा होता है, यह अपर में होता है और टोम शेप्ड का होता है। यह हॉरिजेंटली लाई करता है जस्ट कार्डियक ओरिफिस के लेवल में। जनरली जब हम एक्सरे रेडियोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन करते हैं तो चेस्ट का एक्सरे होता है, तो एक्सरे में लेफ्ट साइड में हमें एक गैसियस स्पेस मिलता है, ये गैसियस स्पेस ही फंडस कहलाता है। तो ये स्टमक हो गया, ये इस प्रकार पहले ऊपर को जाता है ये, तो ये कार्डियक नॉच हो गया, कार्डियक नॉच और एक कार्डियक ओरिफिस। तो इस लेवल में जो ये वाला पॉइंट है ये कहलाता है फंडस कहलाता है। ठीक है, देन बॉडी। अब यहाँ से पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है, पाइलोरस एंट्रम यहाँ होता है, तो यहाँ से पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जो रहता है बिग पार्ट, ये कहलाता है बॉडी कहलाता है। बॉडी क्या होता है, फंडस और एट्रम के बीच में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूकस सेल के लेयर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। इसमें जो चीफ होता है वो पेप्टिक या जैमोजेनिक सेल होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। तीसरा होता है इसमें ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं, या जिसे पेराइटल सेल भी कहता है। ये पेराइटल सेल ही एचसीएल का सिक्रेशन करते हैं। तो इस प्रकार बॉडी में तीन प्रकार के सेल मिलते हैं, म्यूकस सेल मिलते हैं, जैमोजेनिक सेल मिलते हैं और ऑक्सेंटिक सेल मिलते हैं। पाइलोरिक पार्ट को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, पाइलोरिक एट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो ये फंडस हो गया और ये बॉडी हो गया ना। फिर यहाँ से क्या होता है, ये पाइलोरिक एट्रम यहाँ होता है, पाइलोरिक एट्रम एक बैरियर के जैसा होता है। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होता है यहाँ से पाइलोरिक पार्ट में पहला पाइलोरिक एट्रम होता है, पाइलोरिक एट्रम के बाद ये पाइलोरिक कैनाल होता है। ये हो गया कैनाल हो गया, और इस पॉइंट में एट्रम पाया जाता है। तो ये सेपरेट करता है बॉडी से, पाइलोरिक कैनाल के बीच में होता है, और ये बॉडी को कैनाल से सेपरेट करता है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं। इसमें लगभग क्या, इसकी लंबाई इतनी हो जाती है और इसमें बहुत सारे पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट आता है पाइलोरिक कैनाल का। पाइलोरिक कैनाल की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, और यह नैरो होता है और ट्यूबलर होता है। इट इज़ राइट इन एंड टर्मिनेट्स रहता, और यह फाइनली पाइलोरस में टर्मिनेट हो जाता है। इमेज में हम समझते हैं पहले। देखिए, ये एसोफेगस यहाँ से आया इस प्रकार, एसोफेगस का राइट बॉर्डर किस प्रकार ये लेज़र कर्वेचर बना रहा है, और ये हो गया ग्रेटर बॉर्डर, ये किस प्रकार इधर ग्रेटर कर्वेचर बना रहा है। अब लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर होता है एसोफेगस का, वो फंडस से डिवाइडेड होता है कार्डियक नॉच के द्वारा। ये देखिए, ये कार्डियक नॉच, यहाँ जो इकट्ठा है ये कार्डियक नॉच होता है, और यहीं से फिर जहाँ एसोफेगस इंड होता है ये इंड कहलाता है कार्डियक इंड। ठीक है, अब कार्डियक इंड हो गया। अब नीचे क्या होता है,
ये नीचे होता है पाइलोरस एंट्रम होता है, पाइलोरस एंट्रम से जहाँ चालू होता है ये पाइलोरस पार्ट कहलाता है। ठीक है, पाइलोरस का जो पार्ट होता है, कार्डियक जो पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, फंडस और बॉडी में। तो ये अपर साइड वाला देखिए ये फंडस होता है और नीचे बॉडी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक एनुलर नॉच होता है, एक यहाँ एनुलर नॉच होता है, एक नॉच स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एनुलर नॉच कहते हैं। फिर आगे में पाइलोरस फिर एनुलर नॉच के जस्ट में हमको पाइलोरिक एंट्रम मिलता है। ये पूरा पार्ट कहलाता है पाइलोरस का पार्ट है। ठीक है, पाइलोरस पार्ट में फिर पाइलोरिक एंट्रम, ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, और दूसरा हो गया ये पाइलोरिक कैनाल हो गया। इस प्रकार पाइलोरिक कैनाल हो गया है ना। अब रिलेशनशिप देखते हैं स्टमक के रिलेशनशिप। तो जो पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं वो उसकी बात करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो लेज़र कर्वेचर्स है, लेज़र कर्वेचर से एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस में लेज़र मोमेंटम अटैच्ड होता है। ठीक है, उसी प्रकार ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर मोमेंटम अटैच होता है। ठीक है, अब इसमें दो अटैचमेंट और हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, एक गैस्ट्रोस्प्लेनिक, जो गेस्टर मतलब कि होता है स्टमक और स्प्लीन, स्प्लीन के बीच में जो होता है उसे गैस्ट्रोस्प्लेनिक कहता है, और दूसरा होता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो गेस्टर और फ्रेनिक के बीच में जो लिगामेंट होता है उसे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी होती है बेयर एरिया ऑफ स्टमक। वह एरिया जहाँ वह पेरिटोनियम से कवर नहीं होता उसे बेयर एरिया ऑफ स्टमक कहते हैं। यह होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक में। ठीक है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है डायफ्राम के लेफ्ट क्रस से। डायफ्राम में दो क्रस होते हैं, ये इस प्रकार दो, ये डायफ्राम ऐसे होता है ना, ये डायफ्राम हो गया। ठीक है, अब स्टमक यहाँ से एसोफेगस का होता है, ऐसे एंटर करता है, एसोफेगस एंटर करता है, ये ऐसे, ये इस प्रकार बनता है ना। तो जो पार्ट डायरेक्ट डायफ्राम से पोस्टीरियर में रहेगा, तो जो पार्ट डायरेक्ट डायफ्राम से और डायफ्राम के लेफ्ट क्रस से कांटेक्ट होता है, उस जगह पर जो एरिया कहलाता है वो उसे कहते हैं बेयर एरिया। ठीक है, तीसरा रिलेशन देखते हैं। तो एंटीरियर सरफेस में लीवर होता है, डायफ्राम होता है, ट्रांसवर्स कोलम्स होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। नेक्स्ट होता है द डायफ्राम सेपरेट द स्टमक फ्रॉम लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम और 6 to 9 रिब्स से डायफ्राम अलग करता है स्टमक को। नेक्स्ट है कोस्टल कटर आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस बीच में रहता है और वो कोस्टल कार्टिलेज को स्टमक से अलग करता है। द स्पेस बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन and lower edge of the left lung on stomach is caused known as ट्रॉबस स्पेस। ट्रॉबस स्पेस क्या होता है, यह लेफ्ट कोस्टल मार्जिन और लोअर एज ऑफ लेफ्ट लंग के बीच का स्थान होता है जिसे ट्रॉब्स स्पेस कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये देखिए ये स्टमक हो गया, ये कोस्टल कार्टिलेजेस से रिलेटेड है एंटीरियर में। एंटीरियर में ये लीवर का भी पार्ट आता है, ये लीवर का भी पार्ट इस प्रकार आता है। और अपर साइड में देखेंगे, इसमें डायग्राम में नहीं है तो इस प्रकार यहाँ ये लीवर का भी यहाँ इस प्रकार लीवर भी होता है, ये लीवर भी यहाँ होता है और उसमें के बीचों बीच डायफ्राम का पार्ट होता है। अब पोस्टीरियर सरफेस में जो एक टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में, वो कहलाता है स्टमक बेड।
स्टमक वेट क्या होता है? स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस से कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तो इसी को स्टमक वेट कहा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, इसे वाइवा में पूछा जाता है और 5 नंबर 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रापिनल ग्लैंड, पेंक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन, स्प्लेनिक आर्टरी, और कभी कभी स्प्लीन को भी इसमें लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टमक वेट का निर्माण कैसे होता है। बहुत आईएमपी इमेज है, आप लोग इसे याद करेंगे। ये देखिए, ये स्टमक का ये हो गया, आउटलाइन हो गया। आउटलाइन के बाद स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में कौन कौन है, देखिए ये स्प्लीन का पार्ट है, स्प्लेनिक आर्टरी है, ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन कोलोन है ना, ट्रांसवर्स कोलोन से पता यहाँ स्टमक के पीछे से रिलेट होकर वापस आती है। फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलोन होते हैं, पेंक्रियास और लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड। इस प्रकार जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, स्टमक के वेट कहलाते हैं। मतलब इन स्ट्रक्चरों पर स्टमक क्या करता है, लाई होता है। ब्लड सप्लाई देखते हैं स्टमक का सप्लाई। पहले देखते हैं लेज़र कर्वेचर। लेज़र कर्वेचर सप्लाइड होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से। वहीं ग्रेटर कर्वेचर सप्लाइड होता है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी से और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी से। फंडस सप्लाई होता है 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, जो कि ब्रांच होते हैं स्प्लेनिक आर्टरी के। ये देखिए इसका इमेज है। देखिए इसमें जो ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर को अलग सप्लाई हो रही है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। वहीं जो लेज़र कर्वेचर है, लेज़र कर्वेचर अलग जगह से सप्लाइड होती है। ये सीलियक ट्रंक से निकलती है, सीलियक ट्रंक से जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जाती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के फिर ब्रांचेस होते हैं, इस प्रकार वो सप्लाई करते हैं। वहीं नीचे पाइलरस साइड में सीलियक ट्रंक से जो जाते हैं प्रॉपर हिपेट्रिक आर्टरीज के फिर ब्रांच सप्लाई करते हैं, जिसमें गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होते हैं। वेन्स की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट जो गैस्ट्रिक वेन होते हैं वो ड्रेन करते हैं पोर्टल वेन में। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक जो ड्रेन करता है वो सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन करता है, और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन होते हैं स्प्लेनिक वेन में। तो यहाँ 3 वेन में ड्रेन आप बता सकते हैं, पोर्टल वेन हो गया, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन हो गया और स्प्लेनिक वेन हो गया। ये देखिए ये स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ग्रेटर साइड कौन सा और लेज़र साइड कौन सा। तो इसमें सबसे पहले आप देखो पोर्टल वेन, ये हो गया पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में ड्रेन हो रही है, एक ये वाली ड्रेन होती है, दूसरी ये ड्रेन हो रही है, तो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक हो गई, ठीक है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन हो गए, है ना, ये ड्रेन हो गया। नेक्स्ट स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, ये स्प्लेनिक वेन, ये इनका ड्रेन यहाँ से कौन सा ड्रेन हो रहा है, शॉर्ट गैस्ट्रिक यहाँ ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या पड़े, स्प्लेनिक हो गया, पोर्टल हो गया और सुपेरियर मेसेंट्रिक, ये नीचे में जस्ट सुपेरियर मेसेंट्रिक, ये सुपेरियर मेसेंट्रिक में राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक है ना। ये पोर्टल में ये 2 आर्टरी हैं, एक ये वेन है, ये वेन राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये आते हैं पोर्टल वेन में, ठीक है। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक पोर्टल में, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक सुपेरियर मेसेंट्रिक में और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक होते हैं स्प्लेनिक में। लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इसे लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो पहला होता है ए, जो फंडस से नीचे लेफ्ट साइड
जो होता है ये पार्ट, इसमें होता है पैंक्रेटोस्प्लेनिक नोड्स। तो यहाँ का जो भी लिम्फ है वो यहाँ ड्रेन होते हैं। बी पार्ट जिसमें बॉडी और फंडस के जो मैक्सिमम पार्ट आते हैं राइट साइड वाले, उसमें ड्रेन होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। यहाँ फिर ये कहलाता है ये सीलियक नोड्स। तो यहाँ से पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में जाता है, फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से फिर वो सीलियक नोड्स में जाकर ड्रेन होता है। फिर नेक्स्ट है लोअर साइड में सी पार्ट होता है। सी पार्ट ड्रेन होता है राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक नोड्स में। और जो पाइलोरिक वाला जो डी पार्ट होता है ये होता है सब पाइलोरिक नोड्स में। इस प्रकार इसका लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। नर्व सप्लाई बात करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाइड होता है T6 से T10 के सेगमेंट से। ठीक है, ये होते हैं वासोमोटर होते हैं, मोटर होते हैं और पेन सेंसिटिव होते हैं। वहीं पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वेगाई के रूप में होते हैं, ये एसोफेजियल प्लेक्सस से और गैस्ट्रिक नर्व से होते हैं। फिर इसमें यह एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व से इसका सप्लाइड होता है। अब एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व के फिर डिवीज़न बताए गए हैं। तो एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व के जो एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करते हैं, जिसमें फंडस आता है और बॉडी ऑफ स्टमक आता है। फिर दो पाइलोरिक ब्रांचेस होते हैं सेकेंड में, जो पाइलोरिक एट्रम और पाइलोरस के अदर पार्ट को सप्लाइड करते हैं। फिर बैक साइड में पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व की बात करते हैं, तो उसे फिर दो में डिवाइड किया गया है, स्मॉलर और लार्जर में। स्मॉलर में आते हैं गैस्ट्रिक ब्रांचेस फॉर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फंडस एंड बॉडी एंड पाइलोरिक एट्रम को। ठीक है, फंडस को, बॉडी को और पाइलोरिक एट्रम को पोस्टीरियर साइड में। और लार्ज पार्ट होता है जो सिलियक ब्रांच होता है, वो कॉलिक सिलियक प्लेक्सस के लिए। ठीक है, अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं? मोटर होते हैं, सेक्रेटो मोटर होते हैं। इन्हीं के स्टिमुलेशन से क्या होता है? पेप्सिन और गैस्ट्रिक जूस और HCl का सिक्रेशन होता है। ये देखो, ये एंटीरियर का है और ये पोस्टीरियर का है। इस प्रकार नर्व सप्लाई होता है। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व की सप्लाई होती है और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व की सप्लाई होती है। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ स्टमक। इंटीरियर ऑफ स्टमक में कुछ मसल्स के कोट पाए जाते हैं। लगभग 4 कोट्स पाए जाते हैं, 4 मस्कुलर कोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है म्यूकोजल कोट। अब इस म्यूकोजल कोट में छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स को कहा जाता है गैस्ट्रिक रच कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेज़र कर्वेचर के, और बहुत लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और इरेगुलर होते हैं। ठीक है, ये रजेस फ्लैटन और डिस्टेंडेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये इंटीरियर मतलब कि इनर साइड है ना, तो हम अभी इनर साइड के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार छोटे छोटे ये जैसे स्टमक जो है, तो इसमें ये मस्कुलर कोट है। मस्कुलर कोट में इस प्रकार छोटे छोटे कैनाल्स पाए जाते हैं। इसी कैनाल्स को क्या कहा जाता है? रजेस कहा जाता है। इसे कहते हैं गैस्ट्रिक रज कहते हैं। ठीक है, अब इस जो म्यूकोजल सरफेस है, इसमें छोटे छोटे, फिर इस रजेस में छोटे छोटे इस प्रकार डिप्रेस्ड एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे डिप्रेस्ड एरिया पाए जाते हैं। इस डिप्रेस्ड एरिया को कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, इसमें गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होते हैं इसी में ओपन होता है, इसी कारण यहाँ छोटे छोटे डिप्रेशन पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पहला इसका मस्कुलर लेयर हो गया। मस्कुलर लेयर में फिर ये लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड होता है, ये क्या कहलाता है? रजेस कहलाता है। ठीक है, अब इसी रजेस में छोटे छोटे यहाँ पिट्स पाए जाएंगे। इस प्रकार छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं, ये होता है गैस्ट्रिक पिट्स। इसी में क्या होता है? गैस्ट्रिक
ग्लैंड्स ओपन होते हैं। दूसरा आता है सबम्यूकोजल कोट। सबम्यूकोजल कोट किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें आर्टरीज, छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं और नर्व प्लेक्सेस होते हैं। सेकेंड है मसल्स कोट। मसल्स कोट में फिर 3 प्रकार के मसल्स इसमें आते हैं। एक पहला कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, जो कि मोस्ट सुपरफिशियल होते हैं और कर्वेचर के अकॉर्डेंस में होते हैं। सेकेंड है इनर सर्कुलर होते हैं, जो प्रॉपर बॉडी को इंसर्कल करके रहते हैं, है ना। तीसरा होता है डीपेस्ट लेयर होता है, जो सबसे डीप होता है, ये ऑब्लिक होता है, जो कि कार्डियक नोज को कवर करके रखा होता है। चौथा पार्ट जो होता है वो होता है सीरस कोट होता है। ये कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग, जो पेरिटोनियल कवरिंग को कंसिस्ट करता है। तो इस प्रकार 4 कोट हो गए। पहला होता है म्यूकोजल कोट, दूसरा होता है सब म्यूकोजल, तीसरा होता है मस्कुलर। मस्कुलर में फिर 3 होता है, सुपरफिशियल, इनर और डीप। चौथा होता है सीरस कोट। तो इस प्रकार इनर स्ट्रक्चर में ये 4 कोट हमें मिलते हैं। ये देखिए, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है, फिर इनर मोस्ट में ये ऑब्लिक होता है, फिर मिडिल में कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है। मिडिल को क्या बोला, इनर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार 3 प्रकार के मस्कुलर कोट के मसल्स कोट होते हैं। फंक्शन, अब फंक्शन की बात करते हैं तो जनरली ये फूड का रिजर्वायर होता है और ये मिक्सिंग का भी काम करता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है और गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, मिक्स भी करता है। ठीक है, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यह सिक्रेशन करता है। इस एसिड के सिक्रेशन से खाना क्या होता है, गलता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्टिव कॉज कर सकते हैं, वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में स्टमक क्या होता है, एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो अल्कोहल, वाटर, साल्ट और कुछ ड्रग्स का यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में क्या होता है, एक फैक्टर होता है इंस्ट्रिंसिक फैक्टर होता है। यह इंस्ट्रिक्शन फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। यह इंस्ट्रिक्शन फैक्टर विटामिन B12 के डिपोजिशन या एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि एक्सट्रिंसिक फैक्टर B12 नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा, एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में गैस्ट्रिक पेन देखते हैं। गैस्ट्रिक, यह पेन जब होता है तब यह क्या होता है, गैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। ठीक है, इसमें सप्लाइड होता है T6 से T9 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का इसमें सप्लाइड होता है, जो कि जो एब्डोमिनल वाल के अपर पार्ट को भी सेम सप्लाई करता है। तो गैस्ट्रिक रीजन में जैसा कोई पेन होगा तो इपिगैस्ट्रियम में पेन होगा, और क्योंकि दोनों का जो सप्लाइड पार्ट है वो T6 से T9 होता है। दूसरा कॉज होता है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस पेप्टिक अल्सर के लिए। तो यह पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ होता है, इसी कारण यहाँ अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स। लेजर कर्वेचर, बहुत ही मोस्टली लेजर कर्वेचर में गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कॉमन साइट होता है इसका ग्रेटर कर्वेचर में। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने के कॉमनेस्ट साइट होता है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। पाइलोरिक भी क्या होता है, स्फिंक्टर का काम करता है, जो वन वे डायरेक्शन में फूड कंटेंट को आउट करता है डिओडेनम में। ठीक है, यदि यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो कहलाता है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसी कारण फिर अपर साइड रिफ्लेक्सेस होंगे और वोमिटिंग वगैरह होगी। हाइपोस्टेनिक स्टमक, जो कि मोर प्रोन होता है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, और हाइपरस्टेनिक स्टमक मोर प्रोन होता है
ड्यूडेनल अल्सर के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ड्यूडेनम।